पीएम आवास योजना है, आयुष्मान उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि, ये जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की हैं। हरियाणा में इसको आप कितना लागू कर पाए? 27 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपना इलाज कराया। हमने ये तय किया है कि प्रधानमंत्री जी की जो योजना है उसको 100 गज का प्लाट दे करके उस पर मकान बना करके चाबियाँ देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। आप अभी 22 फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं? 24 फसलों 24 पे सारी फसलों पे दे रहे हैं। कोई कहते हैं कि 24 तो होती नहीं, फिर भी आप दे रहे हैं। ये जितनी फसलें होती हैं, जितनी का एमएसपी बन करके आ रहा है केंद्र से, इन्होंने तो कभी ये लिस्ट नहीं पढ़ी है मुकेश जी। 5 मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनी थी, पढ़ा नहीं है, डस्टबिन में गिर दिया। युवाओं को जो सबसे ज़्यादा चीज़ चाहिए वो रोज़गार की है, तो रोज़गार के अवसर उत्पन्न हो। लगभग 13,500 के इंटरव्यू चल रहे हैं। युवाओं के माँ बाप के अंदर वो विश्वास जगा है कि भाई नौकरी तो किसी की सिफारिश से नहीं मिल रही, परंतु क्योंकि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, विपक्ष धूल मलट मारता घूम रहा। जब आप हरियाणवी में बोलो ना फिर और स्वाद साध जाए। तो पंजाब में इस वक्त क्या हालात हैं? आने वाले जो चुनाव हैं इसमें हरियाणा के रास्ते पंजाब में घुसने की तैयारी कर रही है भाजपा। कांग्रेस ने ਜਿਹੜੀਆਂ वायदे किए सी वो वायदे तो पूरे नहीं किए। इन्होंने आकर के केजरीवाल ने कि 80 दिल्ली ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 80 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000 रुपये देने का काम करांगे। पंजाबी आप बहुत अच्छी बोलने लगे हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत और आज की इस खास पेशकश में एक मुलाकात में हमारे साथ जो मेहमान हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आज इस एक मुलाकात में हमारे साथ हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका नमस्ते जी न्यूज़ नेटवर्क 18 में। थैंक यू, नमस्कार। और जब आप ऐसे नमस्कार करते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं आपकी इसी नमस्कार के फ़ैन हो जाते हैं। और ये जो नमस्कार है इसने बहुत चमत्कार किए हैं। पहले 12 साल हो गए तकरीबन आपकी सरकार बने, 12 साल मोदी की साहब की जो सरकार है वो पूरे कर चुकी है। तो हरियाणा में ये जो 12 साल थे इसमें क्या पाया बीजेपी के शासन में, और जो केंद्र की योजनाएं हैं उनका लाभ कितना पहुंचा पाए आप? यहाँ मुकेश जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के 12 साल पूरे हुए हैं। 12 सालों के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में देश भी बदला है, गरीब मजबूत हुआ है, महिला सशक्त हुई है, किसान मजबूत हुआ है, और युवा के एक विश्वास युवाओं के अंदर बढ़ा है, मजबूत विश्वास बढ़ा है मोदी जी के 12 वर्षों के अंदर। अगर आप लोग देखेंगे कि इन 12 वर्षों में हरियाणा गति से बदला है, जिसकी चर्चा आम व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में दूर सुदूर बैठा हुआ व्यक्ति भी आज इस बात की चर्चा करता है कि 12 वर्षों में गति से प्रदेश भी बदला है, देश भी बदला है जी। इसके उदाहरण हैं। 2014 से पहले आप लोग अगर देखते थे, चंडीगढ़ से हमें नारनौल जाना होता था तो सुबह चल करके रात को 9-10 बजे पहुंचते थे। बिल्कुल, मेरा गांव नारनौल के आगे ही पड़ता है, सिंघाना। जी जी जी, आपको तो बखूबी उस दौर का याद होगा। जी हाँ, 8-9 घंटे आराम से लगते थे। 9 घंटे 10 घंटे का समय लगता था, आज 3-3.5 घंटे का समय लगता है। ये बड़ा बदलाव मोदी जी के नेतृत्व में इन 12 वर्षों में आया है और इसकी चर्चा आज हर व्यक्ति कर रहा है। आज मेरा गांव मजबूत हुआ है, आज मेरा शहर मजबूत हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर गति से बदला है इन 12 वर्षों के अंदर। चाहे आप छोटी जगह कहीं नज़र डालेंगे या कहीं बड़ी जगह देखेंगे तो आपको बदलाव हर जगह मोदी जी के इन 12 वर्षों के अंदर नज़र आया है। और ये मोदी जी की वो दूरगामी सोच, उनकी नीयत, उनकी नीति, उनका विजन, देश आज गति से आगे बढ़ रहा है। अब ये जो बदलाव हुआ है इसके पीछे अगर मैं जैसे कुछ नाम गिनवाऊँ तो उसमें पीएम आवास योजना है, आयुष्मान उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि, ये जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की हैं। तो हरियाणा में इसको आप कितना लागू कर पाए या अभी कसर बाकी है?
नहीं देखिए, हमारे यहाँ कसर बाकी नहीं है। मैं मुकेश जी आपको बताना चाहूँगा, पहली बार किसी प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी के बाद किसी प्रधानमंत्री जी ने गरीब व्यक्ति का विचार किया है। उसके सामने बड़ी समस्याएं थी, क्योंकि इलाज नहीं करा पाता था, पैसे के अभाव के कारण परिवार से दूर चला जाता था। ऐसी समस्याएं 2014 से पहले कांग्रेस का जब शासन था देश के अंदर, बदलाव नहीं था, गरीब व्यक्ति गरीब हो रहा था। मोदी जी ने ऐसी ऐसी योजनाएं जो आम व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने का काम किया है, वो योजनाएं एक योजनाबद्ध तरीके से लागू की हैं। जी। आयुष्मान योजना जिसका जिक्र आपने किया है, अगर मैं हरियाणा की बात करूं, हरियाणा के अंदर हमारा लगभग 3 करोड़ की आबादी, 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों का आयुष्मान कार्ड चिरायु योजना के साथ जुड़ा हुआ है, जिसको 1 साल के अंदर 5 लाख रुपए का अधिकार है कि अगर उसको कोई बीमारी दिक्कत आ जाती है तो वो अच्छे से अपना इलाज करा सकता है। ये सम्मान दिया है मोदी जी ने, और मुझे खुशी है इन 12 वर्षों के अंदर हरियाणा में इस योजना के साथ जुड़ करके लगभग 27 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपना इलाज कराया। हमारी सरकार ने 4,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा उनके इलाज का देने का काम किया है। जी। अगर आज आप गांव के अंदर जाएंगे या कहीं वार्ड में चर्चा करेंगे जा कर के, आपको 5-4 लोग 10 लोग ऐसे मिलेंगे कहने वाले कि इस योजना के तहत मैंने ये इलाज कराया है, मेरा कोई पैसा नहीं लगा। ये मोदी जी की वो सोच कि गरीब व्यक्ति को उसका मजबूत करना है, उसको लाभ देना है, और योजनाबद्ध तरीके से उसको दे रहे हैं। आपने उज्ज्वला योजना की बात की, हरियाणा के अंदर लगभग 9-9.5 लाख ऐसी बहनें हैं जिनकी रसोई के अंदर उज्ज्वला के तहत ये कनेक्शन गया है, गैस का सिलेंडर गया है। हरियाणा सरकार ने हर घर हर गृहिणी उसके साथ जोड़ करके ऐसे परिवारों को चिन्हित करके, ये डबल इंजन सरकार की बात कर रहा हूँ मैं मुकेश जी। डबल इंजन सरकार का क्या लाभ होता है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी योजना चलाते हैं, मैं कई बार बोलता हूँ कि वो 100 रुपया भेजते हैं, 125 रुपया बना करके आम व्यक्ति के लाभ तक पहुंचाने का काम करते हैं। अच्छा, और ये बदलाव है। ये आज एक नया आंकड़ा आया। हाँ, ये बदलाव है। पहले हम सुनते थे, खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री बोलते थे कि मैं 100 रुपये भेजता हूँ तो और 15 रुपये लगते हैं। पहुँचते हैं। आप कह रहे हैं कि वो 100 रुपये भेजते हैं और हम 125 उसका 125 करके लोगों को लाभ पहुंचाते हैं। मैंने कहा है कि आयुष्मान और चिरायु योजना दोनों जोड़े डबल इंजन सरकार का ये काम है, और डबल इंजन सरकार के अंदर आयुष्मान और चिरायु के अंदर 27 लाख लोगों ने लाभ लिया है। आज गरीब व्यक्ति को चिंता नहीं है उसके इलाज के लिए। कोई बीमारी किसी को अगर दुर्भाग्यपूर्ण आ जाती है तो वो किसी की तरफ हाथ नहीं फैलाता, अपना इलाज करा लेता। उसको वो जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड दिया है, वो उसका ATM उसकी जेब में डालने का काम किया है। और मैंने जो उज्ज्वला योजना की आपने बात किया था, उसकी मैं बात कर रहा था। उज्ज्वला योजना के तहत हमने हर घर हर गृहिणी बना करके 15 लाख से ज़्यादा महिलाओं की रसोई में हम 500 रुपये का गैस का सिलेंडर आज भी पहुंचा रहे हैं। अच्छा, इनकी तादाद कितनी है तकरीबन? देखिए, 1,80,000 ऐसे परिवार जिनकी इनकम है, ऐसे परिवारों की हमने ओपन किया है। जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपये है, इस योजना के साथ जुड़ करके वो लाभ ले सकता है, क्योंकि हमने इसको ऑनलाइन किया हुआ है। और उसके तहत हमारे पास लगभग 15 लाख ऐसे परिवार हैं जिनको हम 500 रुपये का गैस का सिलेंडर देने का काम कर रहे हैं। और मुझे खुशी है, जब से मैंने ये योजना लागू की है, लगभग 300 करोड़ से ज़्यादा बहनों के खाते में जमा भी करा दिया है। और प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जी का एक सपना था कि हर व्यक्ति के सर के ऊपर छत होनी चाहिए। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक मिशन मोड में काम किया इसके अंदर। मैं अगर हरियाणा की बात करूं, हरियाणा के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर 1,60,000 मकान बना करके चाबियां देने का काम हमारी सरकार ने किया। 1,60,000 परिवारों को इसका विशेष फ़ायदा मिलने का भी मुझे तो लगता है कि पीछे राज ये है कि आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी भी इसमें काफ़ी नहीं, देखिए उन्होंने सिस्टम को खड़ा किया है।
क्योंकि जब अवसर मिलता है, भारतीय जनता पार्टी को अवसर दिया है हरियाणा के लोगों ने, तो उस सिस्टम को बढ़ाने का काम आदरणीय मनोहर लाल जी ने किया है, उसको खड़ा करने का काम किया है। और मुझे खुशी है जी कि हमने इसको लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। हरियाणा के अंदर हमने ऐसे परिवार चिन्हित किए जिनके पास मकान बनाने के लिए भी जगह नहीं, ऐसे परिवारों को चिन्हित करके उनको 100 गज का प्लाट देने का काम हमारी सरकार ने किया और उसको प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ जोड़ा है। उनको ऊपर मकान भी देंगे बनवा करके। हमने ये तय किया है कि प्रधानमंत्री जी की जो योजना है उसको 100 गज का प्लाट दे करके उस पर मकान बना करके चाबियाँ देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। हमने 100 गज के प्लाट लगभग 18.5 लाख के करीब में हमने ये दिए हैं। गांव की बात आप कर रहे हैं, आवास योजना की बात कर रहे हैं। अब अगर हम कहें कि किसी भी राज्य को आज के युग में अगर विकास की राह पे चलना है तो इंडस्ट्रीज़ उसमें बहुत अहम रोल अदा करती हैं। अभी सोमवार की बात है, आपने एक आयोजन किया मेक इन हरियाणा, पहले मेक इन इंडिया था, मेक इन हरियाणा। तो इस आयोजन में जो आंकड़े मुझे मिले हैं 1 लाख करोड़ के करीब उसमें MOU साइन हुए हैं। 1,10,000 करोड़। तो अक्सर जो MOU हैं ये साइन हो जाते हैं, ज़मीन पर उसकी हकीकत कुछ और होती है। तो जो MOU साइन हुए हैं वो ज़मीन पर भी आएँ, इसके लिए क्या प्रयास हैं? और अगर वो सभी लोग आ जाते हैं तो हरियाणा किस दिशा में आगे जाएगा फिर? नहीं, देखिए, आज देश का हर इन्वेस्टर्स, आउट ऑफ कंट्री भी इन्वेस्टर्स आज हरियाणा को अपना प्रथम निवेश करने का स्थान, सुरक्षित स्थान आज वो मान रहे हैं। और यही कारण है मुकेश जी, क्योंकि लोगों का जो विश्वास हरियाणा के ऊपर बढ़ा है, लोग लगातार यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। और हमने अपनी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो लॉन्च की उसका मेन कारण था कि हमने जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाने के बाद हमने इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ बैठ कर के मीटिंग किया। हमने कहा कि हम ये पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं, आप इसके अंदर सुझाव दीजिए, क्या इसके अंदर हम और जोड़ सकते हैं या क्या कुछ इसके अंदर से हम निकाल सकते हैं। 2 दिन में दिल्ली में बैठा, अलग अलग स्टेक होल्डर ग्रुपों के अंदर हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट आए, अलग अलग क्षेत्र के स्टेक होल्डर्स, और उन्होंने आकर के उस पूरी पॉलिसी को देखा, जांच करके उन्होंने सुझाव दिए और उन्होंने ये कहा कि ये पॉलिसी बहुत अच्छी है। और जब उसकी प्रशंसा की तो उन्होंने जब सुझाव दिए, हमने उसको भी अमेंडमेंट किया। जिस दिन हम पॉलिसी को उनसे डिस्कस कर रहे थे, कई इंडस्ट्रियलिस्ट तो उसी दिन तैयार हो रहे थे कि आज ही हम इन्वेस्ट कर दें, आज ही हम साइन कर दें। कई ने तो लैंड की भी वो दी भी, मुझे इतनी लैंड चाहिए, हमने उसकी ऐड भी निकाल दी और वो लैंड परचेज भी कर रहे हैं, लैंड भी निकाल दी हमने। और जब हमने इसको लॉन्च किया, हमने सबको बुलाया, उनको मालूम है कि हमसे पूछ करके इसके अंदर जो भी अमेंडमेंट हमने कहा है वो किए हैं। मैंने कहा है तभी लोगों का विश्वास हरियाणा के ऊपर बढ़ा है और एक बड़ी इन्वेस्ट, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य था वो 5 लाख करोड़ रुपए का हमारा 5 लाख, हाँ जी, करोड़ का, जिसमें से 1 लाख 10,000 करोड़ रुपए के तो MOU साइन हुए हो चुके हैं। हाँ जी, हम हैपनिंग हरियाणा समिट इन्वेस्टर मीट्स भी बुलाने का हमने निर्णय किया। उस दिन हमने हैपनिंग हरियाणा का लोगो भी लॉन्च किया ताकि आने वाले समय के अंदर हम और इन्वेस्टर्स यहाँ इन्वेस्ट कर सकें। उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं और लोगों का एक विश्वास, मैंने कहा है कि आज हर व्यक्ति का विश्वास हरियाणा के ऊपर है। और हमारी हरियाणा की सरकार, मैंने उस दिन सिंगल रूफ सिस्टम, सिंगल विंडो सिस्टम, सबसे अच्छा पॉइंट उसमें यही लगा, वो हमने लॉन्च किया। हाँ, उस दिन सभी इंडस्ट्रियलिस्ट के सामने हमने उसको लॉन्च किया। हमने अलग से भी और जो अलग अलग क्षेत्र की पॉलिसीज़ हैं वो भी उस दिन लॉन्च की, लगभग 9-10 पॉलिसियाँ हमने लॉन्च की हैं और उसकी एक बड़ी चर्चा और प्रशंसा भी लोगों ने की है। क्योंकि जो इंडस्ट्री लगाना चाहता है उसको जगह जगह धक्के खाने पड़े, फाइल पहुंचानी पड़े, तो वो फिर ऊब जाता है। हाँ, ये बिल्कुल हमने कहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ से इंडस्ट्री, हमने उसको ऑनलाइन किया है कि अगर वो देखे कि हमने 3 जोन्स बनाए हैं पूरे हरियाणा प्रदेश के, अलग अलग 3 जोन के अंदर
कहाँ कौन सी हम सरकार की तरफ से उसको इंसेंटिव देते हैं, वो स्क्रीन के ऊपर देख ले भी इस जोन के अंदर मुझे इंसेंटिव मिलेगा तो वहाँ वो सेलेक्ट कर सकता है। और ज़्यादा इंसेंटिव उसमें मिलेगा जो कम विकसित जगह होगी। नहीं, देखिए हमने जो 10 IMT की बात कही थी पीछे अपने बजट भाषण के अंदर, मैंने कहा था 10 IMTs के अंदर हमने ये कहा है कि वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति इंडस्ट्री लगाना चाहता है उसको किसी प्रकार की NOC की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर हमने स्पेशल उसके अंदर कैटेगरी इसके अंदर रखा है। B कैटेगरी हमारी जहाँ पर इंडस्ट्री आ रही है उसकी जगह उसके भी इंसेंटिव उसके अलग हैं। एक C कैटेगरी जो एकदम इंटीरियर के अंदर कोई व्यक्ति लगाना चाहे उसको ज़्यादा बेनिफिट उसके, हाँ, अलग अलग हमने उसकी कैटेगरीज तय की है ताकि इसके अंदर कहीं पर भी व्यक्ति अपनी ज़मीन लेकर के भी अगर कोई लगाना चाहे इंडस्ट्री तो लगा सकता है। उसके लिए हम पूरा उसका हेल्प करेंगे और इसकी एक बड़ी प्रशंसा भी की है और लोग इस इंडस्ट्री पॉलिसी को देख करके भारी संख्या में आ भी रहे हैं। और आने वाले समय के अंदर हरियाणा एक इंडस्ट्री का हब तो पहले ही है और बड़ा एक विकसित हरियाणा के अंदर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है विकसित भारत, उसका एक ग्रोथ इंजन के रूप में हरियाणा आगे बढ़ कर के चले, उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं मुकेश जी। तो ये तो जैसे ये सारी चीज़ें ज़मीन पर आएंगी, लेकिन आजकल ज़मीन से ज़्यादा जो चीज़ें हो रही हैं वो डिजिटल दुनिया में हो रही हैं, डिजिटल इंडिया, डिजिटल हरियाणा। तो इसको लेकर मुझे लगता है कि शायद पहला राज्य है हरियाणा जिसने परिवार पहचान पत्र ये शुरू किया। हालांकि उन दिनों में शुरुआत में काफ़ी मुश्किलात भी आई, लॉगिन कैसे करें, कैसे भरें, क्या करें। अभी डिजिटल इंडिया के संदर्भ में ये जो परिवार पहचान पत्र पोर्टल है इसकी क्या स्थिति है और आगे इसको किस लेवल तक आप ले जाना चाहते हैं? नहीं, देखिए इसके माध्यम से हमारे हरियाणा के लोगों को एक बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। आज उसको इधर उधर कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है, इसको सारा ऑनलाइन हमने किया है। अगर परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हमें ये मालूम है कि उसकी इनकम क्या है और कौन कौन से लाभ उसको मिल सकते हैं, ये सारी व्यवस्था इसके माध्यम से एक बड़ा लाभ व्यक्ति को मिल रहा है और इसको हम लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। और ताकि इस के माध्यम से व्यक्ति को कहीं दिक्कत का सामना न करना पड़े, क्योंकि कई बार व्यक्ति कोई प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है परिवार का चला जाता है तो परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। तो उसके अंदर भी इसको हम देख करके उसको रजिस्टर करके उसको लाभ पहुंचाने का काम हमारी सरकार करती है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनसे आज हरियाणा के अंदर अगर आप देखेंगे बुढ़ापा बुजुर्गों को जो सम्मान भत्ता देता है ऑटोमेटिक है, 60 वर्ष का होगा तो उसकी पेंशन लग जाएगी। ये इसके अंदर बहुत सारी सुविधाएं हमारी सरकार ने दी हैं और मुझे खुशी है कि आज हम हरियाणा के अंदर बुजुर्गों को 3200 रुपये देने का काम सम्मान भत्ता हमारी सरकार कर रही है। ये जो आप भत्ते जो बढ़ा देते हो ना, ये दूसरे राज्यों के लिए समस्या हो जाती है कि हरियाणा इतना दे रहा है, हम कहाँ से दें। फिर वो नकल भी करते हैं, फिर बाद में सैलरी देने के पैसे भी नहीं रहते। तो ये जो पैसों का मैनेजमेंट है कैसे होता है? अभी हिमाचल में भी यही बात होती है, पंजाब में भी यही बात होती है। इसकी वही है, मोदी जी के नेतृत्व में पूरी मैनेजमेंट है। अच्छा मोदी सरकार का जो ध्येय है, डबल इंजन सरकार का मोदी जी के नेतृत्व में सरकार का जो ध्येय है। अब तो आप डबल से भी कहाँ मान रहे हो, अब तो ट्रिपल इंजन की चलवा। बिल्कुल ट्रिपल इंजन है जी। बिल्कुल ये जो चुनाव है इसमें काफ़ी कद बढ़ा आपका। कहते कि सैनी साहब ने कमाल कर दिया, जो ये नगर निगम के चुनाव थे, स्थानीय निकाय के चुनाव थे। नहीं, देखिए लोगों का प्यार है हरियाणा के। मैं तो लोगों के हरियाणा के लोगों को आपके चैनल के माध्यम से प्रणाम भी करता हूँ, नमस्कार भी करता हूँ उनको। इसी से आप खींच लाते हैं सभी को। नहीं, उनका बड़ा आशीर्वाद है और हमारी सोच है। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी जो है ये अहम मुद्दे हैं। बिल्कुल अहम मुद्दे हैं। कहीं पे आप कोई भी सुविधा शुरू कर दो, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक से नहीं है या कनेक्टिविटी ठीक नहीं है। नहीं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी उतना ध्यान दे रहे हैं। आप अगर देखेंगे कि हमारी हरियाणा की जो सड़कें भी हैं, मैंने पिछले दिनों कहा भी एक भी सड़क टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। और मुझे खुशी है आज हरियाणा के अंदर लगभग, क्योंकि जो ये मिडिल ईस्ट का मामला चला, लुक की दिक्कत आई उसके अंदर, और जब दिक्कत आई तो वो उसमें ब्रेक लग गया कामों में। लगभग 70% सड़कें
हरियाणा की 70 से भी 80% सड़कें हरियाणा की ठीक हो गई हैं, और जो 10-20% रह रही है उनके ऊपर भी धीरे धीरे करके काम चल रहा है, क्योंकि जितना सामान आता है उतनी का आगे हम कर देते हैं, और उसका क्योंकि रेट भी बढ़े हैं, उसके रेट बढ़ने के कारण भी थोड़ी सी दिक्कतें आई हैं, क्योंकि बाहर से ही हम उसके ऊपर निर्भर करते हैं। हमारे यहाँ ये नहीं बनता, क्योंकि ये ऑयल से ही निकलता है, और हम लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को भी गति से आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोग देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर किस प्रकार की मैपिंग हरियाणा प्रदेश की है मोदी जी के नेतृत्व में इन 12 वर्षों में। जब ये देखा गया कि बेटियों को 100-100 किलोमीटर 150-150 किलोमीटर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, पूरे हरियाणा की मैपिंग की गई, और मैपिंग करके कहा गया कि हर 20 किलोमीटर के ऊपर बेटियों को कॉलेज मिलेगा। मिल गया। आज बेटियां को दूर नहीं जाना पड़ रहा। आज हज़ारों की संख्या में बेटियां, कई हज़ारों की संख्या में बेटियां अपने घर के नज़दीक शिक्षा ले रही हैं। जो परिवार के लोग उनको दूर नहीं भेजते थे, आज उनको एजुकेशन के अंदर आगे बढ़ने का मौका मिला है। जी सैनी साहब, एक मेरे जहन में जो सवाल आ रहा है, अभी हम 2026 में हैं। अब आपकी जो मीटिंग्स हैं, आपके कार्यक्रम में लगातार हम कवर कर रहे हैं, उसमें आप बात 2047 की कर रहे हो, बात अगले 5 साल की कर रहे हो। 2026 वाले जितने भी टारगेट थे वो पूरे हो गए कि हम 47 की बात करते हैं? नहीं, उसी के साथ साथ चल रहे हैं हमारे। मेरा जो संकल्प पत्र है, संकल्प पत्र के 217 संकल्प हमने लिए थे। जिस दिन आप भी मुकेश जी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर थे जब रोहतक में हमने संकल्प पत्र जारी किया, 217 संकल्प लिए। 217 में से 63 संकल्प पूरे कर दिए, अभी और जुड़ने वाले हैं उसके अंदर। 153 संकल्पों पर गति से काम चल रहा, वो जल्दी जुड़ जाएंगे इसके अंदर। आप देखिए 217 में से एक साल के अंदर हमने 63 संकल्प पूरे कर, और महत्वपूर्ण संकल्प, कोई छोटे संकल्प नहीं, बड़े संकल्प। और आप लोग देख रहे हैं कि उसके अंदर से हमने जो संकल्प पूरे किए हैं, नंबर 1 तो मैंने ये बात कही थी कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो किडनी का पेशेंट है और उस व्यक्ति को डायलिसिस कराने के लिए हर महीने 1, 2, 3 डायलिसिस कराने पड़ते हैं। एक डायलिसिस का 25 से 30 हज़ार रुपये खर्चा आता था, लगभग लाखों रुपया उसका महीने में खर्च होता था, और उसको बड़ी दिक्कत आती थी देने में। यही डबल इंजन सरकार का लाभ है, आदरणीय मोदी जी ने किया, हमने उसके अंदर जोड़ करके आज हरियाणा के अंदर किसी का भी डायलिसिस का कोई पैसा नहीं लगता। हमारे हरियाणा के जो सरकारी हॉस्पिटल हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, हमारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब में फ्री है, किसी का कोई पैसा नहीं लगता। हमने इसको आगे बढ़ाने का और निर्णय किया। अब इसको हम डिस्ट्रिक्ट से हम उसको सब डिवीज़न लेवल पे जो हमारा CSC है उसके ऊपर ले जाने का काम आप किसान के बेटे हैं तो किसान की बात मैं करूँगा। ये जो भावांतर योजना है या मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, इसको लेकर कौन से ऐसे पॉजिटिव कदम है? क्योंकि आप लगातार जाते हैं, मैं अभी भी देख रहा था, भारी संख्या में जनता यहाँ पे आती है, अपनी शिकायतें देती है या मांग करती है। तो अभी कौन सी चीज़ें हैं जिनको लेकर आप से सहयोग की उम्मीद जो है जनता में करते हैं लोग, किसान आपसे चाहते हैं इसको और ठीक से लागू किया जाए? नहीं, देखिए हमने जितनी योजनाएं चलाई हैं या कही हैं वो सारी योजनाएं हमने लागू की हैं। कांग्रेस ने क्या दुष्प्रचार किया मुकेश जी, सबसे पहले तो इतना बड़ा झूठ इन्होंने किसान के बीच में बोला कि मोदी तो MSP बंद कर देगा। आपके सामने है, राहुल गांधी है तो सोचता नहीं भी इसके परिणाम क्या होंगे। फिर हमारे हरियाणा में इनके कहीं वो बैठे हैं जो उसकी बात जो झूठ बोलता है उसने फलाने में एकदम गति से आगे बढ़ जाएंगे, गति से जाएंगे एकदम से। तो झूठ ने तो इस तरह पकड़ा, सड़कें अच्छी कर रखी है ना आपने। हाँ नहीं मुकेश जी, ये झूठ को तो ऐसे पकड़ते हैं। इसका फायदा भी तो मिलता है। देखो ना, अशोक तंवर जो थे वो कितने जल्दी पहुंच गए वहाँ पे भाजपा के। हाँ वो तो कमाल ही था जी। वो तो ऐतिहासिक घटना है, ये मोदी जी का कमाल है। कौन पहुंच सकता था जी जींद थे वहाँ भिवानी, हैं जी, दादरी था शायद। हाँ तो फायदा होता है ना, इसका फायदा हुआ। ये मोदी जी का गुणगान करना चाहिए ना, भी इतनी जल्दी पहुंचना, भी वहाँ मंच पर खड़े हो और फिर दूसरे मंच पर खड़े हो। किस मंच पे खड़े थे, कहाँ पहुँच गए। अच्छा। बिल्कुल। तो ये कनेक्टिविटी का कमाल ये कनेक्टिविटी का कमाल है। और जो भावांतर की आपने मुकेश जी बात की है, भावांतर भरपाई की,
हरियाणा अपने किसान को, सब्जी का किसान है या बाजरे का किसान है, देखिए या चाहे मस्टर्ड का किसान है या हमारा सनफ्लावर का किसान है, उसको भावांतर देने का काम हमारी सरकार कर रही है। अगर एमएसपी से उसका कम भाव आता है तो उसको भावांतर देने का काम हमारी सरकार कर रही है। और मुझे बाजरे की अगर हम बात करें, अब की बार क्योंकि भारी बरसात हुई, भारी बरसात के कारण उसमें कालापन आ गया, और कालापन आया तो मार्केट के अंदर उसके भाव कम हुए, परंतु हमने उसको मैच किया एमएसपी के साथ, उसको ऊपर का रेट हमने देने का काम किया है। लगभग 1600 करोड़ रुपया। आप अभी 22 फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं? 24 फसल 24 पे सारी फसलों पे दे रहे हैं। कोई कहते हैं कि 24 तो होती नहीं, फिर भी आप दे रहे हैं। नहीं, देखिए ये तो इब्जा इधर उधर की बातें करते हैं। हाँ हाँ। अब जितनी फसलें होती हैं, जितनी का एमएसपी बन करके आ रहा है केंद्र से, अब इन्होंने तो कभी ये लिस्ट नहीं पढ़ी है मुकेश जी। हाँ। अब कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री थे, जब वो स्वामीनाथन ने कहा था कि किसान की जो एमएसपी उसका लाभकारी मूल्य देना चाहिए, स्वामीनाथन ने कहा था। केंद्र के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ भी कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ के मुख्यमंत्री उस कमेटी के चेयरमैन थे। 5 मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनी थी, पढ़ा नहीं है, डस्टबिन में गिर दिया। कैसा विश्वास करे किसान इनके ऊपर, कांग्रेस पे कैसा विश्वास करे? कांग्रेस ने तो लूटने का काम किया, कांग्रेस ने प्रताड़ित करने का काम किया है। कांग्रेस ने किसान को लाभकारी मूल्य नहीं दिया है। लाभकारी मूल्य देने का काम नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने किया। मैंने कहा है ना कि हम भावांतर दे रहे हैं, चाहे सब्जी का किसान है, आलू का किसान पहले आपके सामने है, सड़कों पे गिर देता था। कवर हो गया, आप चाहे वो जो भी फसल उगा रहे हैं, बिल्कुल। लगभग मैं आलू की अगर मैं बात करूं, आलू के ऊपर लगभग हमने 125-150 करोड़ रुपया भावांतर के रूप में दे चुके हैं। हरियाणा कौशल विकास और जो सीईटी के ज़रिए आपने युवाओं को रोज़गार दिया, और शायद पिछले साल आपने जो लोग कच्चे तौर पे लगे थे उनके लिए आपने ये भी कहा कि जब तक ये रिटायर नहीं होंगे उनको सुरक्षा दी जाएगी। हाँ जी। तो उसमें तकरीबन 50,000 तक के जो कर्मचारी थे वो आपने कर लिए। 50,000 के ऊपर वाले उम्मीद कर रहे हैं कि शायद नहीं, उनको भी कर दिया, जिनके 57 तक थी उनको कर दिया, वो उम्मीद कर रहे हैं। तो अब युवाओं को जो सबसे ज़्यादा चीज़ चाहिए वो रोज़गार की है, तो रोज़गार के अवसर उत्पन्न हो, उसके लिए हमारी क्या विशेष नीति है कि प्रदेश छोड़ के ना जाना पड़े, दूसरी जगह ना जाना पड़े, ब्रेन ड्रेन ना हो? मुकेश जी, हमने लोग। पूरा कैलेंडर तैयार किया हुआ है, और मुझे खुशी है, हमने अपने कार्यकाल की बात कर रहा हूँ मैं, अपने कार्यकाल में लगभग 40,000 के करीब युवाओं को नौकरी दे दिया है। और अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग 13,500 के इंटरव्यू चल रहे हैं। 13.5 हमारा पीएमटी चल रहा है पुलिस का, लगभग 5600-6000 के करीब। बाकी के अन्य डिपार्टमेंटों के वो टेस्ट हुए थे, उनके इंटरव्यू अभी चलेंगे, टेस्ट हो लिया उनका। अन्य और विभागों के जहाँ जहाँ से डिमांड आती है उसके अंदर लगातार हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, काम कर रहे हैं। और मैंने कहा है कि हरियाणा के अंदर पहली बार युवाओं के अंदर वो विश्वास जगा है, युवाओं के माँ बाप के अंदर वो विश्वास जगा है कि भाई नौकरी तो किसी की सिफारिश से नहीं मिल रही। ये बड़ी बात है। नहीं, वो ये देखने को मिला है। और मुकेश जी, ये छोटी बात नहीं है। आप जाइए, मैं आपको ये बात बोलता हूँ, किसी गांव में जाइए, जिस भी मर्जी गांव के अंदर आप जाएंगे, तो अगर छोटा गांव होगा, छोटे गांव से 5-4 यूथ परिवार, बड़े गांव से 300-400 परिवार, ये आपको कहने वाले मिलेंगे कि मेरा बच्चा नौकरी लग गया। ये बिना हमने देखा पर्ची, है, बिना खर्ची इसके लिए आप तारीफ के हकदार हैं। ये हमने देखा है कि एक आम आदमी को, गरीब के बेटे को, गरीब की बेटी को बिना पर्ची खर्ची के रोजगार दिया, रोजगार मिला है। परंतु मैं ये कहना चाह रहा हूँ मुकेश जी, क्योंकि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, विपक्ष धूल मलठ मारता घूम रहा, कुछ नहीं है, धूल मलठ मार रहा। जब आप हरियाणवी में बोलो ना फिर और स्वाद सा जाए। हाँ। ना
इनके पास कुछ रहा नहीं, क्योंकि इनके समय में इन्होंने किसी की चिंता नहीं की, ना युवा की करी, ना किसान की करी, ना महिलाओं की करी, और ना गरीब की करी। गरीब को तो इन्होंने और दलदल में घिसा दिया, गरीबी की रेखा के नीचे इन्होंने पहुंचाने का काम किया। क्या हालात थे इनके समय में। मुकेश जी, गैस का सिलेंडर नहीं मिलता था, लाइन में खड़े रहते 4-4 दिन, और अब ये प्रदर्शन कर रहे हैं, कहा जी भाव बढ़ गए। ये नहीं देख रहे भी अंतर्राष्ट्रीय समस्या है भाई, ये पूरे वर्ल्ड की समस्या है, खाली भारत की समस्या नहीं है। अगर तथ्यों के आधार पे समझेंगे ये तो समझना चाहिए बाकी देशों की तुलना में बिल्कुल जो रेट हैं वो हमारे कम है अभी भी। हाँ, नहीं वो डेढ़ गुना पौने दो गुना बढ़ गए हैं, अपने में कम बढ़े हैं। हमारे यहाँ कम बढ़े। मोदी जी के नेतृत्व के अंदर बहुत बड़ा अंकुश फिर भी उसके ऊपर है, क्योंकि जब इस प्रकार की समस्या, अब देखिए कोरोना का कालखंड आया, ये कोई भारत की बीमारी थी, ये तो पूरे वर्ल्ड की वैश्विक बीमारी थी। ना दवाई ना वैक्सीन आपके पास, उसके अंदर भी राजनीति ढूंढ रहे। वो हमने विदेशों में भी भेजी। हाँ, विदेशों में भेजने का काम किया मोदी जी ने पहली बार, और ये राजनीति ढूंढ रहे, और अब फिर राजनीति के अंदर बढ़ रहे। भाई आपको मालूम है कि ये समस्या, जब इनके पास मुद्दा ही नहीं बचा कोई, फिर तो इसका मतलब ये है कि धूल मलट मार रहे। ठीक है, ये मैं कहूँगा कि एक जो आपने मॉडल चला दिए ना, जैसे पहले जो सबसे आप कहें रिस्क वाला मॉडल ये किया था कि गांव में जितने भी सरपंच बनेंगे पढ़े लिखे बनेंगे, बहुत विरोध हुआ, लेकिन उसका फैसला जो फायदा है वो आज मिल रहा है ना? मुकेश जी, उसका बड़ा लाभ मिला है। तो आप हर एक जगह आप जाते हैं, अभी आप पश्चिम बंगाल गए हुए थे, असम में आप सह प्रभारी थे, तो हर एक जगह जाके आप बोलते हैं यहाँ पे हम हरियाणा मॉडल लागू करेंगे, हरियाणा मॉडल लागू करेंगे। अरविंद केजरीवाल भी परेशान है, ये हरियाणा का मॉडल क्या है जो जहाँ जाते हो उसको लागू करने की वो बात दिल्ली में कर दिया ना लागू, अरविंद केजरीवाल को समझ में नहीं आई, पंजाब में लागू हो जाएगा। पंजाब में हो तो जाएगा लागू, पंजाब पे तो आ रहा हूँ, इसीलिए हाँ, तो पूछा सवाल। मैं बता रहा हूँ आपको। अब देखिए मुकेश जी, मंचों से बड़ी बड़ी बातें कही गई, लोग सुनते हैं, ऐसा नहीं है कि सुनता नहीं, बोल रहा क्या है क्या नहीं बोल रहा। ये मैं अगर कोई बात बोल लूँगा उसका कोई तथ्य है, और अगर कोई बात बोल रहे हैं तो उसका कोई ना कोई मतलब है, उसका कहीं ना कहीं किसी वर्ग को, किसी समाज को उसका लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं है। और उसी के आधार के ऊपर हम योजना रचना खड़ी करते हैं। ये क्या बोल रहा, अरे एक मुकेश जी मैं बात कहूँगा कि केजरीवाल का जो जन्म था वो उस मंच से हुआ जिस मंच के ऊपर एक बहुत बड़े स्तर के ऊपर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस मंच के ऊपर ये था। ये तो देखिए हमारे लोग बोले हैं, हरियाणा का बेटा है तो थोड़ा तो आप बोले हमारे लोग, नहीं चलो दिल्ली भी तो हमारी है ना जी, हमारा ही परिवार है दिल्ली। हाँ, तो दिल्ली में हरियाणा की दिल्ली के बेटी आ लोगों ने गई, गजब करा, दिल्ली के बेटा लोगों ना ने, मैं तो सलूट करता हूँ उनको, उन्होंने तो बड़ा गजब कर दिया। पंजाब आजकल आप हरियाणा से ज़्यादा दिखाई देते हो और सिख पगड़ी में दिखाई देते हो, तो पंजाब में इस वक्त क्या हालात हैं? आने वाले जो चुनाव हैं इसमें हरियाणा के रास्ते पंजाब में घुसने की तैयारी कर रही है भाजपा? नहीं मुकेश जी, देखिए मैं आपको एक गल कहना चाह रहा हूँ कि केजरीवाल ने बड़े बड़े मंचा ते गल्लां कीतियां, बड़े बड़े वायदे किए, बड़ी बड़ियां बातां कीतियां ने। लोकी साडे भोले ने, लोकी गल्लां विच आ जांदे ने। पंजाब दे लोकां ने ਇਹ सोचिया कि कांग्रेस ने ਜਿਹੜੀਆਂ वायदे ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ वायदे तो पूरे नहीं ਕੀਤੇ। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, कांग्रेस ने पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, कांग्रेस ने पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ केजरीवाल ने कि ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇੱਥੇ, अरे ਇੱਥੇ आ करके बड़ी बड़ी मंचा ਤੇ गल्लां बोलियां, वायदे किए, परंतु अज 5 साल हो गए हैं, अभी तो लोगों के हथ कुछ नहीं लग्या। एक ही गल हथ लगी है, भ्रष्टाचार। लोग वेख रहे भी इन्ना भ्रष्टाचार हो गया, लोग तंग हो रहे हैं। हरियाणा के बराबर हो पेंशन योजना, महिला सम्मान जो आप नहीं, मैं मुकेश जी यही गल कर देने का वायदा कर रहे हैं, आज ही बोल रहे थे, यही गल कर रहा हूँ मैं। केजरीवाल यहाँ सी मान साहब पंजाब दे विच जिहड़ी पिछे बड़ी बाढ़ आई सी पंजाब दे विच, मेरे किसान दा बड़ा नुकसान होया सी। मैनू इत्थे किसान भी मिल रहे सी आकर के, वो कह रहे जी कहा सानू मुआवजा नहीं मिलिया पंजाब दे अंदर।
ਉਹ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਬਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰੰਤੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਂ ਮੰਚ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਬਾੜ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀਆ, ਉਹ 50,000 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਅਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ या केजरीवाल ठीक है या साढ़े गेल कोई चीटिंग हो गई है। नहीं, उनका भी यही वाला फॉर्मूला होगा ना। जैसे आपको जो केंद्र सरकार है 100 रुपये भेजती है, आप उसका 125 करते हो, तो 20,000 जो है मान साहब की साइड से आ जाते हैं, 50 वहाँ से आ जाते हैं, तो किसान तक 35 तो पहुँच ही जाते होंगे। नहीं फिर किसान गल तो करनी चाहिए। इन्होंने लोगों को झूठे वायदे करके, बड़े सजबाग दिखा करके, रंगले पंजाब की गल करके ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ कि ਅੱਜ ਕੀ हाल हो गया भ्रष्टाचार ਦੇ ਵਿੱਚ। अभी आप पंजाब जाते हो तो मैंने देखा, क्योंकि हमारी कैमरा टीम्स रिपोर्टर साथ में होते हैं, तो आम आदमियों के साथ साथ जो उद्योगपति हैं वो भी आपसे काफ़ी मिलते हैं। तो वो जो पंजाब में आपकी मुलाकात हो रही होती है, वो पंजाब में उद्योग आएंगे, आप वहाँ पे सरकार बनाएंगे, ऐसी उम्मीदें हैं, या फिर वो हरियाणा के बारे में आपसे बात करते हैं जी यहाँ नहीं, आप तो हमें वहीं लगा दो। नहीं देखिए, पंजाब ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਬੜਾ ਤੰਗ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਔਰ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਛਟਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, 4-5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੇ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ यहाँ पर ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 80 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। पंजाबी आप बहुत अच्छी बोलने लगे हो। जी हाँ हाँ, ਕਿ ਅਸੀਂ 1,000 ਰੁਪਏ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ 1 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ बढ़ा के देंगे। 1 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 2100 देंगे। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ 2100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ। 2100 देंगे ऐसा बोल रहे थे अभी। और मुझे खुशी है मुकेश जी, मैंने लगभग 1500 करोड़ रुपया पहले साल दे विच महिलावां दे खाते दे विच जमा कराने का काम। अच्छा, ये जो हमारा चैनल है ये पंजाब में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, तो जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, वो भी हो सकता है इस वक्त आपको देख रहे हों या उनके शागिर्द देख रहे हों, तो हमारे इस मंच से आप उनको क्या कहना चाहोगे? और 2027 को लेकर पंजाब की जो रणनीति आप बना रहे हैं, आप मतलब आम आदमी पार्टी नहीं, आप भाजपा वाले, वो क्या है? उसमें कोई आपका साथी रहेगा या अकेले चुनाव लड़ेंगे? नहीं देखिए, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। मैंने कहा है भारतीय जनता पार्टी, हमारा गठबंधन पंजाब की जनता के नाल है। पंजाब के लोगों ने मन बना लिता कि असी डबल इंजन सरकार के नाल चलांगे। डबल इंजन सरकार जिहड़ी हरियाणा दे विच गति दे नाल काम कर रही है, वो सारे काम पंजाब दे विच भी होने। मैं लोगों नूं पंजाब दे जदों मैं जांदा है, साडे भरा ने, साडे भैन भरावां नूं मैं एक ही गल कहना है उत्थे कि जिन्नियां योजनावां हरियाणा दे विच चल रही ने, वो सारी योजनावां पंजाब दे विच लागू करांगे। पंजाब दे किसान दी फसल MSP पर खरीदण दा काम भी साडी सरकार करूगी। पंजाब दे किसान नूं
ਆਲੂ ਸੜਕ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਕਰੂਗੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਲੂ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਲੂ ਸੜਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦਾ। ਉਹਦੀ ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੜੇ। ਉਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ 1,80,000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੈਸ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? 1000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਬ ਤੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ, ਅਸੀਂ 2500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੰਚ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 4-6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਤੇ। 2500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਨਮਾਨ ਇਹ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 3200 ਰੁਪਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3200 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ 60,000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। 2500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੂਰ ਹੈ, ਕहीं ਨਜ਼ਦੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਯੁਵਾओं से ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਯੂਥ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵੇਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਸਵੇਤ ਪੱਤਰ ਨੀਚੇ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਾਈਨ ਚਮਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ थे ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ, किन्ने युवाओं ਨੂੰ रोजगार देने का काम किया है। जी, मैं यही कहूँगा सैनी साहब, ये जो चैनल न्यूज़ 18 नेटवर्क है, जो देश का सबसे बड़ा चैनल है, इसको पंजाब के लोग भी उतना ही देखते हैं, हरियाणा के भी उतने ही देखते हैं, हिमाचल के भी उतने देखते हैं और देश के भी इतने देखते हैं। इस बड़े मंच से आज जो आपने बात कही है, वो जाहिर है कि आपके जो आगामी पंजाब के वोटर्स हैं उन तक भी पहुँची होगी और जिन पर आप सवालात उठा रहे हैं उन तक भी पहुँची होगी। और मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है, आप हरियाणा के मुख्यमंत्री तो हैं ही हैं, साथ में पंजाब में विपक्ष के नेता की भूमिका भी यहीं बैठे बैठे निभा रहे हैं। बहुत मुकेश जी, ऐसा नहीं है। पंजाब के लोग की बड़ा स्नेह प्यार करते हैं और मैं बराबर ये बोलता हूँ कि अस्सी तो भरा हैं। देखिए, जब परिवार अलग होता है, ये साडी संस्कृति है मुकेश जी। परिवार ने अलग तो होना है, जब परिवार बड़ा होता है तो अलग हो जाता है। परिवार अलग होए, परंतु मुकेश जी अज भी साडी छत एक ही है, एक ही छत के नीचे रहंदे असीं भाई। अज भी साडा बेड़ा एक ही है, एक ही बेड़े से निकलते हैं। परंतु पंजाब के लोग ये गल जरूर वेख रहे हैं कि हरियाणा आगे बढ़िया है, पंजाब भी पीछे क्यों रहा है। वो की कारण है? पंजाब का पिछा रहने का की कारण है? पंजाब का पिछे रहने का कारण है कि जिहड़े राजनीतिक दल ने उन्हां दी जिहड़ी भूमिका रही है, उन्होंने तो अपने आप नूं मजबूत किया। इब केजरीवाल ने मजबूत कर लिता। ਇੱਥੇ पंजाब के जहाज़ ਨੂੰ लेकर के वो उत्थे चला जाता, गुजरात दे विच। पंजाब के जहाज़ ਨੂੰ लेकर के बिहार दे विच चला जाता, पंजाब के जहाज़ ਨੂੰ लेकर के वैस्ट बंगाल दे विच चला जाता, पंजाब के जहाज़ ਨੂੰ लेकर के दिल्ली विच चला जाता। जबकि स्टेट जेड़ा कहता है कि मैं आम आदमी सी। जो लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे हों तो ये शायद मैं साफ करूं कि जो स्टेट का हेलीकॉप्टर या जहाज़ होता है वो अपने राज्य की राजधानी से लेकर दिल्ली तक उस प्लेन का जिहड़ा खर्चा है वो पंजाब की जनता का है। मैं गल कहना चाह रहा,
ਜਿਹੜਾ वो खर्चा है जिते जहाज चलता है उड़ता है वो पंजाब दी जनता का पैसा है और ये आम आदमी है। मुझे पूरा अब यकीन है आप ये आम आदमी है। आपका जो स्टाइल है, अब वो जो भगवंत मान साहब का स्टाइल है उसको टक्कर देने के लिए आप तैयार हो रहे हैं। हमारी नहीं, ये आम आदमी- शुभकामनाएं आपके साथ है क्योंकि आपका ये जो अंदाज है ये भा रहा है पंजाबियों को। नहीं ये आम आदमी है जी, ਜਿਹੜਾ आम आदमी ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ये ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ कि मैं आम आदमी हाँ, मैं ना गाड़ी लेनी सरकारी ना मैं सरकारी बंगला लेना। ਇਹ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਲੋਕੀ ਝੋਪੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਜਬਾਗ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ? ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਅੱਖ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਥੀ ਕੋਈ। ਇਹ ਝੂਠ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਝੂਠ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜੇ, ਕਈ ਤਾਂ ਕਈ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕਹਾਂ ਤੇ ਕਹਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿੱਛਾ ਥੋੜੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। चलो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ मैंने कहा है कि ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਔਰ ਰੁਤਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ। ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ- ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ- ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਿਆ, ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ। सैनी साहब, हरियाणा हो, दिल्ली हो, एनसीआर हो, यहाँ पे जो पराली की समस्या है ये एक बड़ी समस्या रहती है। और पराली जो है वो किसानों के लिए तो समस्या है ही है। आप बोलते हैं पराली जलाओ मत, जलाएं नहीं तो फिर उसका क्या करें, दूसरी फसल उन्होंने लेनी है तो उसके क्या उपाय हैं। तो पराली भी ना जले और किसानों को नुकसान भी ना हो, इसके लिए कोई कदम उठाया है आपने आज तक? हाँ मुकेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि देखिए, मैं केजरीवाल साहब जब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे तो वो वहाँ से एक बात बोलते थे, कहा हरियाणा का किसान पराली जलाता है, पंजाब का किसान पराली जलाता है और ये सारा धुआं दिल्ली में आ जाता है और यहाँ के करे पोल्यूशन करता है। हमने इसके ऊपर बड़ी गंभीरता से काम किया है मुकेश जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने हमारा किसान पराली ना जलाए, उसके लिए हम पराली ना जलाने के लिए प्रति एकड़ 1200 रुपये देते हैं। और वो डाइफरकेशन करे फसल को, धान से अलग अगर दूसरी तरफ जाता है तो उसको हम 8000 रुपये प्रति एकड़ देते हैं। अच्छा, इसका मतलब डाइफरकेशन के लिए धान ना उगाए, वो पानी ज़्यादा, धान ना उगाए, ज़्यादा इसलिए- पानी लगेगा तो अगर दूसरी फसल वो बोता है तो उसकी एवज के अंदर हम 8000 रुपये प्रति एकड़ देते हैं। और अगर वो पराली ना जलाए तो उसको 1200 रुपये प्रति एकड़ देते हैं। ताकि पराली ना जलाए उसको हमने, मैं आपको बताना चाहूँगा मुकेश जी, उसके लिए व्यवस्था भी खड़ी की है। हमने लगभग 1,20,000 बेलर किसान को सब्सिडी पर देने का काम किया है। 1,20,000 बेलर। और अभी मैं बैठक ले रहा था मुकेश जी, आपको बताना चाहता हूँ, मैंने अधिकारियों को कहा कि इसको और ज़्यादा गति से आप उन तक पहुँचाइए ताकि एक भी किसान वो अपनी पराली न जलाए। वो क्योंकि उससे डबल नुकसान होता है। एक सौ उसकी पैदावार कम हो जाती है आग लगाने से, और दूसरा पोल्यूशन फैलता है, उसका नुकसान होता है। परंतु बेलर से तुरंत कंपेन काटेगी और बेलर उसको 1 घंटे के अंदर सारे को ब्लॉक्स बना करके छोड़ देगा। उसको उठा करके कहीं भी हमारे बायोमास प्लांट लग रहे हैं जहाँ बिजली का बन रही है, वहाँ जा कर के बेच देंगे। लगभग 2,500-3,000 रुपये की प्रति एकड़ वो बिक जाती है। 1200 रुपया हम देते हैं उसको, किसान को, और किसान पराली नहीं जलाता।
परंतु हाँ, कई बार किसान के ऊपर दबाव होता है, जब वो अपनी धान की फसल काटता है, अगली फसल का टाइम हो जाता है गेहूं की, उसके बोने के चक्कर में या आलू लगाने के चक्कर में वो उसके ऊपर ज़्यादा करता है। परंतु उसके साथ हमने बेलर की व्यवस्था दी है कि बेलर से ज्यों ही वो कंपेन से अपने खेत से काटेगा, बेलर उसको ब्लॉक से बांध देगा, नीचे से काट करके उसको उठा के ले जाएंगे। इसका एक बहुत बड़ा लाभ मेरे किसान को मिला है। और इस बात को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी पंजाब सरकार को चिताया है। मुकेश जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप हरियाणा से सीख लीजिए। उन्होंने वहाँ पराली प्रबंधन का अच्छी व्यवस्था की है, आप वहाँ से सीखिए। परंतु 5 साल निकल गया मुकेश जी। केजरीवाल जो पंजाब के किसान को भी, हरियाणा के किसान को बदनाम करता था कि वो पराली जलाता है, सारा धुआं मेरे यहाँ आ जाता है और पोल्यूशन फैलता है। ये इसका कहने का भाव ये था केजरीवाल का भी कि पंजाब का किसान और हरियाणा का किसान प्रदूषण फैला रहा, ये बात बोल रहा था ये। परंतु अब क्या कर रहा है? वो तो पहले फैला रहे थे ना, जब पंजाब में उनकी सरकार नहीं थी। अब तो सरकार है, अब प्रबंधन करना चाहिए था इसने। बहुत बहुत शुक्रिया सैनी साहब आपका, अपने कीमती समय में से समय निकाला और आज आप काफ़ी जोश में दिखाई दिए। बहरहाल मन तो बहुत है कि और बातें करें, लेकिन अब जो घड़ी की सुइयाँ वो कह रहे हैं कि इजाज़त लें और जल्दी इनसे दोबारा मुलाकात करेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू मुकेश जी। तो इस खास मुलाकात को अब यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि नेटवर्क 18 पर खबरों को विराम कभी नहीं दिया जाता। तो बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।